बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3.1 से लेकर 3.3 तक डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का बेटा सबसे पहला टॉपिक है कि आप डायनामिक्स की एक लाइन की डेफिनेशन याद करेंगे। अब डायनामिक्स क्या कहती है? कहता है डायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कंसर्न्ड विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज। उन तमाम ताकतों का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से किसी जिस्म की हरकत में तब्दीली आती है। ठीक है, तो जिन ताकतों के जेर असर चीज़ें हरकत करती हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम रेडी खींचते हैं, हम कोई साइकिल मोटरसाइकिल खींचते हैं, उसके ऊपर हमें ताकत लगानी पड़ती है। अब इस ताकत के जेर असर कैसे ये हरकत होती है, इन ताकतों को डिस्कस करने को डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स है क्या? कुवत, ताकत। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। कि फोर्स या तो आप धक्का लगाते हैं या आप पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। दैट स्टार्ट्स, स्टॉप्स और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। हो सकता है कि कोई जिस्म रुका हुआ हो, ये उसकी मोशन को स्टार्ट कर दे। कोई जिस्म चल रहा हो, ताकत के जरिए पे, ताकत के बलबूते पे आप उसे रोक दें। कोई जिस्म चल रहा हो, किसी डायरेक्शन में आप ताकत लगाएं और उसका रुख मोड़ दें। ठीक है, तो ये फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोर्स। तो फोर्स की दो शक्लें क्या हुई? एक धक्का देना पुश और दूसरा अपनी तरफ खींचना पुल। ये दो मेन इसकी शक्लें होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने निशान लगा के आपको दिया, आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर। जब आप एक दरवाजा खींचते हैं, खोलते हैं, वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स। या तो आप उसे पुश करते हैं अपने से दूसरी तरफ मुखालिफ सिमत में, या आप अपनी तरफ उसे पुल करते हैं तो ये दरवाजा खुलता है। अब सेकंड पैराग्राफ में एक और शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको बना के देता है बेटा कि फोर्स ट्रांसफर एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी जिस्म पर कुवत लगाते हैं तो बेसिकली आपकी लगाई गई कुवत उस जिस्म में ट्रांसफर होती है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। एक बंदा है जो कि ये व्हील बैरो चला रहा है, हथरेडी जो है इसको चला रहा है। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट। पहले वो जोर लगा के इसे उठाता है, ऊपर को लिफ्ट करता है, एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट। फिर धक्का लगाता है ताकि ये अगली सिमत में मूव कर जाए। He applies a different amount of force on each handle when turning the wheelbarrow around the corner. जब उसने मोड़ काटना होता है राइट या लेफ्ट, तो फिर यकीनी बात है कि वो एक सिमत में अपने सीधे हाथ की तरफ क्या करेगा? कम कुवत लगाएगा, उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा कुवत लगाएगा ताकि राइट साइड पे झुक जाए ट्राली और मुड़ जाए। और अगर इसी तरह लेफ्ट पे जाना होगा तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा कुवत लगाएगा और राइट साइड पे कम लगाएगा। इस तरीके से उसकी जो वो रेडी है, हथरेडी व्हील बैरो, वो टिपिंग ओवर हो जाएगी और मुड़ जाएगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया यहां से। अब तीसरा एक और चीज उसने लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स लिखी हुई है उन ताकतों की जो हमारे ऊपर लगती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की कशिश सकल, जमीन ने आपको अपनी तरफ खींचा हुआ है। दूसरी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की कुवत, आप जमीन पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप लिखाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन। आप हवा में जा रहे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल पे तेज स्पीड में जाते हैं तो एयर फ्रिक्शन है। इनकी मदद से आप जमीन पे चलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कहता बहुत सी कुवतें जो हम पे लग रही हैं, दो ये मेन इंपॉर्टेंट उसने तो नाम से मेंशन कर दी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपने फोर्स की टाइप्स को डिस्कस करना है नेक्स्ट। तो सबसे पहले उसने फोर्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी दो बड़ी कैटेगरीज? कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस का बेटा क्या मतलब है कि जब एक जिस्म दूसरे जिस्म से मस हुआ हो, टच हुआ हो, आपस में कांटेक्ट में हो, तो उस वक्त लगने वाली जो ताकत है उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कहता है कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर। जो एक जिस्म दूसरे जिस्म पर लगाता है
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, किस पॉइंट पर, जहां वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे इसके ऊपर ताकत लगाता हूं तो जिस जगह पर ये मेरी पेंसिल टच हो रही है ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो जब मैं इस जिस्म से इस दूसरे जिस्म पर ताकत लगा रहा हूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहली हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन फोर्स, रगड़ की कुवत। द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। जब एक जिस्म की सतह दूसरे जिस्म की सतह से टच होती है, उसके ऊपर रगड़ खाती है, तो इसको आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल ये पेन है बेटा, अब ये इसके ऊपर मैंने स्लाइड ओवर किया है। जब मैंने इसके ऊपर ये स्लाइड ओवर किया है तो इसके ऊपर रगड़ लग रही है, इस रगड़ की कुवत को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ड्रैग। ड्रैग फोर्स कौन सी होती है, जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर ड्रैग की जाती है, खींची जाती है किसी महलूल के अंदर जैसे पानी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। जैसे आप तैराकी कर रहे हो पानी में, जब आप तैराकी करते हैं तो आप उस पानी के अगेंस्ट लड़ते हैं, आप उस पानी के अगेंस्ट मोशन करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। अ रेजिस्टिव फोर्स caused by the motion of a body through a fluid। रेजिस्टेंट फोर्स क्या होती है बेटा, मुजाहमत की ताकत। अब ये जो मुजाहमत आपको पेश आ रही है लिक्विड की मदद से, लिक्विड की वजह से, इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड, कि ये हमेशा आपके इर्द गिर्द के फ्लूइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं, तब आपके ऊपर जो एक्सपीरियंस होती है, फोर्स जो लगती है, ताकत, वो क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। फिर आ जाता है आपके पास थ्रस्ट की कुवत। थ्रस्ट फोर्स कौन सी है, थ्रस्ट फोर्स है बेटा उछाल की कुवत। अब उछाल की कुवत क्या है, जब आपके पास डीपर आप कोई चीज डबोते हैं पानी के अंदर, जैसा कि समंदर के अंदर, बाल्टी के अंदर आप किसी पत्थर को डबोएं, ठीक है, कश्ती डूबती है, उसके ऊपर जो उछाल की कुवत नीचे से लगती है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, के लिक्विड की लगाई गई वो कुवत जो उसने ऊपर की सिमत में लगाई है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, उस चीज के ऊपर जो आपने उसके अंदर डबोई है। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object। जब आप कोई चीज पानी में डबोएंगे तो आपको अपोजिट ताकत लगती हुई नजर आएगी उस चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में पानी की बाल्टी भर लें, और पानी की बाल्टी भरने के बाद ये जो मग्गा होता है जिससे आप नहाते हैं, या आप अपने हाथ में कोई भी चीज ले लें अपनी, फॉर एग्जाम्पल प्लेट ले लें एक, और इस प्लेट को डबोने की कोशिश करें जरा पानी में। जब आप इस प्लेट या मग्गे को डबोने की कोशिश करेंगे तो पानी नीचे से आपके ऊपर ताकत लगाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। दिस फोर्स इंक्रीज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर। जितना ज्यादा आप उसे डबोने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा पानी आपके ऊपर ताकत लगाएगा। अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स। अब ये बड़ा प्यारा जो है न्यूमेरिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, साइंटिफिक रीजनिंग का, कि ये जो बड़ी बड़ी शिप आपको तैरती हुई नजर आती हैं, ये थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही तैरती हैं, ठीक है, जो बॉडी के वेट को बैलेंस कर देता है वहां पे। अब 4 नंबर पे है बेटा नॉर्मल फोर्स। उसका जो वर्ड है ना नॉर्मल, नॉर्मल का वर्ड जो है परपेंडिकुलर की वजह से है। नॉर्मल फोर्स किसी चीज पर तब लगती है जब हम उसे रखते हैं किसी सरफेस पे। जैसे यहां पर ये पेंसिल मैंने रख दी, अब जब ये पेंसिल रखी मैंने तो ये वेट डाल रही है किसके ऊपर, इस बुक के ऊपर। तो ये बुक जो है नॉर्मल फोर्स लगा रही है इस पेंसिल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, जब आप किसी चीज को किसी सरफेस पे रखते हैं तो रिएक्शन फोर्स जो उस पर लगती है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स आउटवर्ड एक्ट करती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करती है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गई ना, ये डायरेक्शन आपकी। इट इज आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। इसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट मिलती है और वो उसके ऊपर आराम से टिक जाता है।
फिर है 5वें नंबर पे एयर रेजिस्टेंस, हवा की अपोजिशन, हवा की मज़ाहमत, ठीक है। द रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, जब आप हवा में से किसी चीज को फेंकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बुक को छत से नीचे फेंकते हैं, अब हवा को क्रॉस करके आना है उसने, तो उसके ऊपर जो अपोजिशन लगेगी, जो मज़ाहमत फोर्स लगेगी हवा की वजह से, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। इसी तरह आप बाइक पे जाते हैं, अपोजिट सिम्त की हवा चल रही होती है, वो आपको धक्का लगाती है, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर 6, टेंशन फोर्स। टेंशन कहते हैं खिंचाव को। टेंशन किसे कहते हैं बेटा? खिंचाव को। खिंचाव वाली जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। आप एक रस्सी के साथ जो है ना कोई वजन बांध लें, अब इस रस्सी को ऊपर से उठाएं तो उस रस्सी में खिंचाव आ जाएगा। जब उस रस्सी में खिंचाव आएगा तो वो वाली फोर्स क्या कहलाएगी? टेंशन फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट, जब कोई शख्स या कोई वजन किसी रस्सी को पुल करता है, खींचता है, तो उसके अंदर जो फोर्स बनती है वो क्या कहलाती है? टेंशन फोर्स, खिंचाव की कुवत। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कॉन्टेक्ट फोर्सेस में लास्ट जो वो डिस्कस करता है वो है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स होती है बेटा लचक की कुवत। द फोर्स दैट ब्रिंग सर्टेन मटेरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड का मतलब कि जब आप उसकी शक्ल तब्दील करें, आप उस पर ताकत लगाएं, आप उसकी शक्ल तब्दील करें और वो किसी फोर्स के जेर असर, किसी ताकत के जेर असर वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो इस ताकत को क्या कहते हैं? इलास्टिक फोर्स। आप रबर बैंड को खींचते हैं हाथ से, जब यूं करके खींचते हैं वो वापस आ जाती है, ये जो वापस आई है ना जिस फोर्स के जेर असर, उसको कहते हैं हम इलास्टिक फोर्स। स्प्रिंग को आप खींचते हैं, वापस आ जाता है, वापस उसको लाने वाली कौन सी ताकत है? इलास्टिक फोर्स। इसी तरह ट्रैम्पोलिन पे आप उछलते हैं, जो वापस उसको लाता है ट्रैम्पोलिन को, वो क्या है? इलास्टिक फोर्स है। सेकंड जो कैटेगरी फोर्सेस की उसने बनाई वो क्या बनाई? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, कि एक ऐसी ताकत किसी जिस्म पर लगने वाली जो उस पर उस वक्त भी लग रही है जब वो कांटेक्ट में नहीं है, उसके साथ फिजिकली टच नहीं हुआ हुआ, उसकी सरफेस उसके साथ मस नहीं हुई हुई। द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो लिहाजा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस फासले से भी काम करती हैं। दैट इज व्हाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के साथ साथ आपके पास पेपर में डेफिनेशन आ सकती है कि एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं। देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? फील्ड क्या होती है? फील्ड बेटा वो इलाका, वो रेंज जिसके अंदर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आप पे लग रही है। अच्छा, छोटे होते आप दो मैग्नेट से खेले होंगे, दो मैग्नेट ले लें, जब मैग्नेट को आप एक दूसरे के करीब करते हैं ना, वो अगला मैग्नेट थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट होता जाता है। अब ये दायरा जो है जिसके अंदर एक मैग्नेट उस दायरे पे पहुंचता है तो दूसरे को धक्का लगा रहा है या खींचता है अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड इट्स फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह डिफरेंट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की फील्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड है जहां तक न्यूक्लियस की पकड़ है, ग्रेविटेशनल फील्ड है जहां तक ग्रेविटी की पावर काम करती है। तो ये फील्ड फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बेटा तीन नाम हो गए, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस, फील्ड फोर्स, ठीक है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में बन रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन की ताकत, कशिश सकल। एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है एक सेब है, वो दरख्त से नीचे ही क्यों गिरता है? ये जो नीचे गिरता है, कहता है ये एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं, कोई भी चीज ऊपर उछालते हैं, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ब्रिंग इट बैक टू अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो ताकत है जो उसे वापस ले आती है जमीन पे बॉल को। In fact, the gravitational force is an attractive force that exists among all bodies which have mass. यहां से बेसिकली आपकी डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की, इधर से निशान लगा लें आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स है
जो जमीन पर मौजूद जितनी भी बॉडीज हैं उनके दरमियान पाई जाती है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबे फील्ड पे काम करती है, दूर तक काम करती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इस फोर्स का फार्मूला क्या है, G इंटू M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये M1 और M2 वो दो मैस हैं जिनके दरमियान हम ग्रेविटी की ताकत को डिस्कस कर रहे हैं। M1 मैस ऑफ द बॉडी 1, M2 मैस ऑफ द बॉडी 2, और ये जो R है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। और कैपिटल G जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से इसका नाम भी याद कर लें बेटा और इसकी वैल्यू भी याद कर लें, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G की 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जांपल देता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट। कि सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उसने जमीन को अपने इर्द गिर्द बांधा हुआ है और जमीन सूरज के गिर्द क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। इसी तरह जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने चांद को अपने इर्द गिर्द बांधा हुआ है और चांद उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इट ऑल्सो कीप्स द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस फिक्स्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा इससे हमारा माहौल, इससे हमारे समंदर, इससे हमारा बाकी इकोसिस्टम जो है वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। Even an object resting on a surface exerts a downward force called its weight due to attractive force of earth known as gravity। कहता कोई भी चीज जमीन पर जो पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, किसी सरफेस पे पड़ी है, वो जमीन पर ग्रेविटी की वजह से एक ताकत लगा रही है जिसे क्या कहते हैं, वेट। अब देखिए बेटा, वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। मैस है फॉर एग्जाम्पल 10 kg, जब ये स्मॉल g से मल्टीप्लाई होता है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। मतलब अगर बॉडी पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल में आएगी। अगर अपोजिट चार्ज होंगे, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो द बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, एक पे पॉजिटिव और दूसरी पे भी पॉजिटिव, तो दे विल रिपेल ईच अदर। या दूसरा केस, अगर दोनों बॉडीज पर नेगेटिव चार्ज होगा फिर भी दे विल रिपेल ईच अदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबे फासले तक लगती है, फील्ड फोर्स है। इसका मतलब कि इलाका डिफाइन होगा, उस एरिया के अंदर जब दूसरी बॉडी करीब आएगी तो तब अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, अदरवाइज अट्रैक्शन या रिपल्शन अमल में नहीं आएगी जब तक कि वो उसकी फील्ड में नहीं आ जाएगा दूसरा बॉडी, ठीक है। फिर है आपके पास थर्ड नंबर पे मैग्नेटिक फोर्स, जो कि यकीनी बात है मैग्नेट से रिलेटेड है। अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट या ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें आयरन भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, इसके अलावा भी मैग्नेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं। तो एक ऐसी ताकत जो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे लगाता है या एक मैग्नेट जो है वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लोहे की कीलें हों, आप लोहे की कीलों के करीब मैग्नेट लाएं, मैग्नेट उसको पिक कर लेगा। इसका मतलब है इस मैग्नेट ने उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाई, ताकत लगाई, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कहता है यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन पिन्स आर अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। कि आप उन लोहे की कीलों को उसके करीब लेकर जाते हैं लेकिन आप कांटेक्ट नहीं करते, उसको टच नहीं करते, फिर भी वो उसको पिक कर लेता है, पकड़ लेता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब बेटा जो बार मैग्नेट होता है ना इस तरीके का, उसका एक एंड नॉर्थ होता है हमेशा और एक एंड क्या होता है, साउथ। इसी तरह के दूसरे बार मैग्नेट को जब आप उसके करीब लाएंगे ना, नॉर्थ और साउथ को, अगर ये डिफरेंट पोल्स को करीब लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम पोल्स को करीब ले आएंगे, साउथ के सामने साउथ ले आते आप खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या करता, रिपेल करता। तो ऑपोजिट पोल्स जो हैं दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर सिमिलर पोल्स होंगे दे विल रिपेल ईच अदर। तो वो लिखता है आपके पास कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एनी पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
कि मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान ताकत अट्रैक्शन भी हो सकती है कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को अपने से दूर फेंकें। This can be observed very easily by bringing two different poles of magnets close to each other. आप different poles को एक दूसरे के करीब लाएं, आपको पता चल जाएगा कि attractive force है या repulsive force है। Like poles repel each other, एक जैसे poles एक दूसरे को धक्का देंगे, unlike poles attract each other, opposite poles होंगे तो attraction करेंगे। फोर्थ जो पावर वो डिस्कस करना चाहता है फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, वो है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। दीज आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इस न्यूक्लियस की भी अपनी पकड़ होती है इन पे और इलेक्ट्रॉन्स पे, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। कहता है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है क्या आपका? फंडामेंटल फोर्सेस, बुनियादी ताकतें जो कि जमीन पर मौजूद हैं। 4 फंडामेंटल बुनियादी फोर्सेस जो है नेचर में मौजूद हैं। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अच्छा फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं पहले। कहता बाकी तमाम दुनिया की मौजूद फोर्सेस इन्हीं के अंडर काम करती हैं, इन्हीं के अंदर आती हैं, इन्हीं की कैटेगरीज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने पिछले टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे तो ये वाला टॉपिक जहां मैं पेंसिल रख रहा हूँ ये अभी हमने डिस्कस किया बेटा। वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स, हम अक्सर कहता है इसके बारे में बात करते हैं। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी ना तो आपने यही वाला लिख देना टॉपिक, ये जो मैंने मार्क करके दिया था पिछले टॉपिक में। कहता है इट इज द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फोर्सेस। इन 4 ताकतों में से ग्रेविटी की ताकत कमजोर तरीन है। ये आपकी एमसीक्यूज बन गया। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स इट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑल्दो इट बिकम वीकर एंड वीकर। ये कहता है एक फैक्ट है कि ये दूर तक अपनी रेंज रखती है, ग्रेविटी की ताकत बहुत दूर तक है, कई किलोमीटरों तक है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी इससे दूर जाती है तो ग्रेविटी की ताकत कम होती चली जाती है, ग्रेविटी की ताकत कम होती चली जाती है। दूसरी जो बुनियादी ताकत हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप देखिए बेटा इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, इस पे आपने ध्यान रखना है। कहता है इट इज द फोर्स दैट कॉज द इंटरएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कि अगर आपके पास 2 ऐसी बॉडीज हैं, 2 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तो फिर ये ताकत अमल में आएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 ताकतों को डिस्कस किया जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की ताकत और एक मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक चार्ज की ताकत है। इन दोनों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, दूर इलाके तक जो है काम करती हैं। एरिया इन विच दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया में इनकी ताकत काम करती है उस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनाते जाएं साथ साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक एमसीक्यूज यहां से ये बन गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से क्या है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और किससे स्ट्रॉन्ग है? वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्ग है। दिस फोर्स काजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कहता तमाम केमिकल रिएक्शंस अमल में आते हैं। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर क्रिस्टल्स। इनकी वजह से आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स किसी कंपाउंड में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी सैंपल में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बड़े पैमाने पे देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, इट इज अ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सर्फेसेस इन रिलेटिव मोशन। कि जब 2 जिस्म एक दूसरे के ऊपर टच करते हैं, रिलेटिव मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं, तो उस वक्त कहता बेसिकली उनके पीछे वजह क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनकी वजह होती है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करने। तो जब पिछले टॉपिक में हमने कहा कि न्यूक्लियर फोर्स को अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पेपर में आ जाए तो आपने यहीं से लिखनी है बेटा, फोर्सेस चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी डिस्कस करते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी डिस्कस करते हैं, इनकी रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? कहता है इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। इस जुमले को एक्सप्लेन करते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड कौन करता है? उनको कौन जोड़े हुए हैं? उनको कौन न्यूक्लियस के अंदर रोके हुए है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अच्छा, किस चीज को ओवरकम करता है? रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होती है न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग, तभी आपके जो चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो अंदर रह जाते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, बाइंड हो जाते हैं, वहीं पे रुकते हैं। इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स विद ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ज्यादा नहीं होती, इसकी फील्ड बड़ी नहीं होती, ये दूर तक मार नहीं करती। ठीक है, क्या रेंज है इसकी? 10⁻⁻14 मीटर। और ये बहुत छोटा सा फिगर है, आपको पता है 0.00000। ठीक है, 14 के बाद 1 आ जाएगा बस। If the distance between nucleons increase beyond this range, this force ceases to act. Ceases का मतलब होता है रुक जाना। Ceases का क्या मतलब है? रुक जाना। अगर कहता डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा होगा तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगी, ये न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगी। अब सेकंड कैटेगरी इसकी आ जाती है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको डिस्कस करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री में ये वर्ड याद रख लें बेटा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना, सेपरेट हो जाना। वीक न्यूक्लियर फोर्स वजह बनती है किस चीज की? डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टूटने की। इसका मतलब कि रेडियो एक्टिव डिके की बात हो रही है। जब न्यूक्लियस टूटता है तो इसको क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव डिके। फॉर एग्जाम्पल, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट्स द बीटा डिके ऑफ अ न्यूट्रॉन इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोटॉन। एग्जाम्पल उसने दे दी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बीटा डिके हो पाता है, और बीटा डिके के अमल में क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन में। इन द प्रोसेस ऑफ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड। इस अमल में एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों खारिज होते हैं। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे कौन से? एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों के दोनों खारिज होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि इन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ही रेडियो एक्टिव डिके होता है एटम्स का। एटम का न्यूक्लियस टूटता है, एनर्जी खारिज होती है, शुआएं निकलती हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फिर भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इसकी ताकत कम होती है। तो ये एमसीक्यूज हर पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा, एमसीक्यूज साथ साथ तैयार करते जाएं। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻17 मीटर। इसकी कितनी रेंज है बेटा? 10⁻⁻17 मीटर रेंज है इसकी। ठीक है, अब एक छोटा सा उसने 2 पॉइंट लिखे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। किसने काम किया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर? कहता है पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम along with Sheldon Glashow and Steven Weinberg were awarded in 1979 Nobel Prize in Physics for their contribution to the unification of weak nuclear force and electromagnetic force as electroweak force। तो इसमें सबसे पहली तो बेटा एमसीक्यूज यहां से बन रहा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1979 में मिला था। दूसरा एमसीक्यूज इसमें यह बन रहा है कि किस काम की बुनियाद पे मिला था? कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज इलेक्ट्रोवीक फोर्स। किस चीज पर, किस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम किया था? उन्होंने काम किया था जी वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन पे। ठीक है, अब व्हाट इज इट्स यूनिफिकेशन? था क्या, इसका क्या मतलब है यूनिफिकेशन का? कहता है दीज टू फोर्सेस अपीयर टू बी डिफरेंट इन एवरीडे फिनोमेना। ये दोनों फोर्सेस हमें, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अलग अलग दिखाई देती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं।
बट द थ्योरी मॉडल्स देम एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्स। लेकिन इस थ्योरी ने, यूनिफिकेशन थ्योरी ने क्या कहा कि ये दोनों ताकतें एक ही हैं, ये दोनों ताकतें एक ही हैं। इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द इंटरएक्शन टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई एनर्जी। इसके असरात को स्टडी किया गया और नतीजा ये निकाला गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एक ही ताकत की दो शक्लें हैं। टॉपिक नंबर बेटा 3.3 में हमने क्या डिस्कस करना है, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली एक तरीका है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने का, उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें हम कैसे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसने दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में इंक्लूड, कौन कौन सी बैरूनी ताकतें किसी जिस्म पर लग सकती हैं। उनमें फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, नॉर्मल फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, ह्यूमन फोर्स है जिसके अंदर पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज भी बन सकता है यहाँ से कि हमारे जिस्म पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स बता दें। तो यहाँ पर 5-6 एग्जांपल्स बताई गई हैं, नाम बताई गई हैं, आप लिस्ट डाउन कर देंगे। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक कि फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो the relative magnitude and direction of all the forces acting on object in a given situation। के फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए हम उस जिस्म पे लगने वाली तमाम ताकतें, एक जिस्म पर एक वक्त में ना बेटा एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं। अगर हमें उन तमाम फोर्सेस को शो करवाना हो, उनके मैग्नीट्यूड को भी, उनकी डायरेक्शन को भी, तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम की मदद लेते हैं। अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ द वेक्टर डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली वेक्टर डायग्राम है, इसका मतलब इसमें हम डायरेक्शन को शो करेंगे। कैसे बनाते हैं? अमूमी तौर पर द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स। तो ये जो दरमियान में बॉक्स है स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट है, ये वो चीज है जिसके ऊपर ताकतें लग रही हैं। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट। आपने भी लिख लेना है। फिर force arrow are drawn outward from the center of the box in the direction of force। ये जो एरो बाहर निकले हुए हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को जाहिर कर रहे हैं। जितनी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उतने एरो आप आउटवर्ड उससे निकालेंगे। द लेंथ ऑफ फोर्स एरो रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो फोर्स जितनी ज्यादा लग रही है उतना ज्यादा उसका एरो, ये जो लाइन एरो है, एरो हेड है, रे है, उतनी ज्यादा रे बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायग्राम को हम डिस्कस करें तो देखो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन कम लग रही है, फ्रिक्शन से ज्यादा वेट है, नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों बराबर है, और अप्लाइड फोर्स जो है, जो धक्का लगाया जा रहा है, वो इस सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है। तो जितनी लंबी ये रे होगी उतना ही ज्यादा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। इसके अलावा ये जो एरो हेड है ये इसकी क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। अब वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, अप्लाइड फोर्स जो है राइट साइड पे लग रही है, जबकि फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट सिम्त में उसको धकेल रही है। ईच फोर्स इज लेबल्ड टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। और फिर हम उन एरोज के ऊपर, उन रेज के ऊपर क्या लिख देते हैं? उनके नाम लिख देते हैं फोर्सेस के, ताकि क्या हो जाए, उनका ये पता चल जाए कि ये किस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। एक एमसीक्यूज बेटा यहाँ पर आपको और दिया हुआ है। Sir Isaac Newton was born in Lincolnshire on January 4, 1643। तो न्यूटन की तारीख पैदाइश दी हुई है 4 जनवरी 1643। दूसरा एमसीक्यूज, द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप याद कर लें। न्यूटन की तारीख पैदाइश दी हुई है, ठीक है, और न्यूटन की मशहूर किताब का नाम दिया हुआ है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये दोनों इंशाल्लाह इनमें से कोई पेपर में आ जाती है। तो हमने बेटा 3.1 टॉपिक से लेकर और 3.3 तक जितनी फोर्सेस इसमें डिस्कस की गई हैं वो सारी हमने डिस्कस की। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको वहां पर जवाब दे देंगे, उसको क्लियर कर देंगे।